दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद श्याम में। ये हमारा भारतीय संविधान से तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा और भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, 22 भाग के बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, यानी 4 बाद में और अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों का हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या लिख रखा है? राज्य व संघ राज्यों के नाम व उनके क्षेत्र। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य व संघ राज्यों के नाम व उनके क्षेत्र। देखो, पहला प्रथम अनुसूची में क्या कह रहा है कि यानी एक हमारा देश होगा, देश का नाम क्या होगा, देश का क्षेत्रफल कितना होगा, देश में राज्य कितने होंगे और उनमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख कर रखा है। तो ये सब किस अनुसूची में मिलता है? तो ये सब प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में जितने संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, तो सभी जितने हमारे बड़े बड़े ये संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, तो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते से ये संबंधित है। जितने संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, इनको जो वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो इनको संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट आगे हम समझते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची भी हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिख रखा है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें 3 व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसलिए यहाँ पे नोट डाल के एक बात लिखी गई है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी सभी का, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का अगर उल्लेख। अब फिर बात ये आती है कि फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इनका तीसरी अनुसूची में नहीं, इनका किसी अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति का जो यानी राष्ट्रपति का जो शपथ का उल्लेख है, इनका किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनका जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 60 कहता है कि भारत जो है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 69 है, यानी आर्टिकल 69 है, उसमें जो है इनका उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल के लिए अगर हम बात करें तो 159 जो अनुच्छेद है, 159 अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं अगली अनुसूची। अगली अनुसूची हमारी आती है चौथी अनुसूची। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो है परीक्षाओं में सीधे कई बार पूछी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन, इसमें क्या बात कही गई है? देखिए, चौथी अनुसूची में स्पष्ट रूप से बात लिख रखा है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो किसके अनुसार होता है? तो वो जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के अनुसार होता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य की उतनी सीटें निर्धारित की जाएंगी। जैसे हम बात करें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सीटें जाती हैं लोकसभा में। तो उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए, ये आप हमें कमेंट में बताइए, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट समझते हैं पाँचवीं अनुसूची। देखिए, पाँचवीं अनुसूची जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। देखिए, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसे ध्यान रखें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी पाँचवीं अनुसूची में ये कहा गया है कि भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं तो उनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है।
नेक्स्ट अगला देखिए छठी अनुसूची है, और छठी अनुसूची में क्या बात कही गई है, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ये ध्यान रखना है। देखिए 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। छठी अनुसूची जो है उसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। असम है, देखिए मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य याद रखना है। इन्हीं 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। पूछ लेगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो वहाँ आपको टिक करना होगा छठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है अगला, देखिए यहाँ से हम समझते हैं 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है खूब परीक्षा में रिपीट की जाती है। 7वीं अनुसूची क्या बात करता है, केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण है उससे जो है संबंधित है। तो इसमें जो है देखिए एक केंद्र सरकार है, एक हमारी राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार की क्या शक्तियां होंगी, क्या राज्य सरकार की शक्तियां होंगी, तो शक्तियां की जो यानी जो बंटवारा किया गया है, जो उनका पृथक्करण किया गया है, ये किस सूची में बताया गया है, तो ये 7वीं अनुसूची में बात कही गई है। अब इसी 7वीं अनुसूची में कुछ जो है सूचियां दे रखी हैं, तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां भी उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी है, वो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अब देखिए संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जो वर्तमान में ऐसे 100 विषय हैं जिस पर केवल कौन कानून बना सकती है, तो केवल वहां पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में कुल ऐसे 66 विषय हैं जिस पर केवल ही राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो ऐसे कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो इसमें जो है 66 विषय से दिए गए हैं। जैसे हम बात करें, पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है, पशुपालन है, चारागाह है, तो ये जो ऐसे विषय हैं, इन विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। बात करें हम रेलवे है, बैंक है, डाक है, सेना है, अगर ऐसे विषयों पे हम बात करें तो इनमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। ये भी ध्यान रखना, यदि किसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि एक ही कानून पे दोनों विषय बनाते हैं, तो यदि ऐसी स्थिति होती है कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति यदि होती है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट हम समझते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची से भी काफ़ी प्रश्न जो है परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो 8वीं अनुसूची भी हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कुल 22 भाषाएं जो है किया गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर 22 भाषाएं जो हैं प्रदान की गई। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर हम मूल संविधान में बात करें कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं उस वर्तमान में हुआ करती थी। वर्तमान में जो है धीरे धीरे अलग अलग संविधान संशोधन के तहत और नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो कि वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ये भी ध्यान रखना है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी, वर्तमान में कितनी हो गई, 22 हो गई। ये भी ध्यान रखना है। अब इसको हम देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है कुछ नई भाषाएं भी जोड़ी गई हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए 9वीं अनुसूची है। अब देखिए मूल संविधान में हमारी अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी, बाद में 4 अलग अलग संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। कौन सी 9वीं अनुसूची, जो भूमि सुधार जमीन प्रणाली उन्मूलन से संबंधित है, यानी ये संपत्ति अधिग्रहण से जो है ये संबंधित है, इसे ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में न्यायिक समीक्षा जो है, वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। देखिए पहले ये अक्सर हुआ 9वीं अनुसूची में डाल देते थे
क्योंकि उसको न्यायिक समीक्षा से ताकि बचा जा सके, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा न की जा सके। मगर अब ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि अब कोई भी अगर कानून है नवी अनुसूची में है तो उसकी भी वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए हम समझते हैं 10वीं अनुसूची। और 10वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है जोड़ी गई है, जो दल बदल निरोध अधिनियम से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि दल बदल निरोध अधिनियम से कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है। नेक्स्ट अगली है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन, कौन से 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची जो है इससे संबंधित है। वर्तमान में इसमें 29 विषय ऐसे हैं जिस पर जो है पंचायत अपना कानून बना सकती है। तो पंचायती राज में जो कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो कुल 29 विषय दिए गए हैं। किस संविधान संशोधन, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। किस वर्ष में जोड़ी गई, तो 1992 में जो है इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बाद में जोड़ी गई हैं और यहाँ से परीक्षाओं में सीधे कई बार प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो देखिए जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है, जो नगर निकाय से संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल 18 विषय हैं जिस पर जो है कौन नगर निकाय अपना कानून बना सकता है। तो इसमें ये किस संविधान, देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, वर्ष एक ही है, देखिए वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, वर्ष एक ही है। उसमें 29 विषय दिए गए हैं और इसमें 18 विषय दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब हम देखिए ये हमारी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से हम समझेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए भारतीय संविधान की हम विशेषताओं को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। तो देखिए भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है ये क्या है, यह विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। जो अपने भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा और वह लिखित संविधान है। ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है और कैसा संविधान है, लिखित संविधान है, यानी हाथों के द्वारा जो है लिखा गया है, इसीलिए ये लिखित संविधान है। इसी संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये इसकी पहली विशेषता है। छोटा व लिखित संविधान किस देश का है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये भी ध्यान देखिए, एक दूसरे से हमें कंपेयर करना है। अगर हम भारत की बात करें, भारत का संविधान कैसा है, तो वह विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। मगर अगर हम विश्व का सबसे छोटा संविधान बात करें और लिखित संविधान करें, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो सबसे छोटा संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विशेषता हम देखते हैं, तीसरी विशेषता यहाँ पर क्या बताया गया है, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। अब यहाँ देखिए कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, तो यहाँ पर देखिए हमारे थोड़ा हम इसको अन्य देशों से कंपेयर करते हैं अपने संविधान को, तभी तो हम इसकी विशेषता को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का माना जाता है, सबसे कठोर संविधान वहीं का जो है माना जाता है। अब तक उसमें बहुत कम संशोधन किए जा चुके हैं और भारत का सबसे कठोर संविधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और सबसे लचीला संविधान अगर बात करें तो ये किस देश का है, तो ये ब्रिटेन का है। वहाँ देखिए वहाँ जो है अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, तो इसीलिए वहाँ पर जैसे सरकार चाहती है वो तुरंत जो है आसानी से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसलिए सबसे लचीले अगर संविधान बात करें तो लचीला किस देश का संविधान है, तो वो ब्रिटेन का है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत दोनों का समन्वय है। भारत में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो बहुत कठोरता से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। तो भारत दोनों का क्या है, समन्वय है। नेक्स्ट अगली हम समझते हैं, देखिए चौथा पॉइंट समझते हैं, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का समन्वय। ये देखिए एकात्मकता के साथ, भारत जो है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का क्या है, समन्वय है।
इसमें देखिए अगर एकात्मकता की अगर हम बात करें, एकात्मकता के साथ जो है यानी एक ही तरफ जो है झुका हुआ है किधर, तो वो सिर्फ मात्र है ब्रिटेन का संविधान, जो वहाँ पर क्या है आलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, इसीलिए वो कैसा है एकात्मकता संविधान है। और अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, वहाँ पर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर हम भारत की बात करें, भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान दोनों का समन्वय है। भारत में कुछ यानी यहाँ पर एकात्मकता को भी अपनाया गया है और साथ साथ में संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो भारत एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का क्या है, समन्वय है, इसीलिए भारत दोनों का समन्वय है यहाँ पर। नेक्स्ट अगली हम विशेषता समझते हैं। अगली विशेषता ये है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए ये संसदीय जो संप्रभुता है ये कहाँ का है, तो ये ब्रिटेन का है। कहाँ, ब्रिटेन का है। न्यायिक सर्वोच्चता तो वो किस देश का है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसमें भारत जो अगर बात करें तो भारत क्या है, दोनों का समन्वय किया गया है। भारत में संसदीय संप्रभुता को भी अपनाया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता को भी अपनाया गया है, इसलिए भारत दोनों का क्या है, समन्वय किया गया है। भारत में दोनों का क्या है, समन्वय है। नेक्स्ट अगला हम विशेषता समझते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। ये संसदीय शासन व्यवस्था ये किस देश की है, तो ये कहाँ से ली गई है संसदीय शासन व्यवस्था, तो ये यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ये वहाँ से जो है व्यवस्था ली गई है, कौन सी, संसदीय शासन व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें कौन सी वहाँ पर व्यवस्था है, तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये भी ध्यान रखना पॉइंट लगा के, तो वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगली हम देखिए विशेषता समझते हैं। अगली है विशेषता एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम बात करें वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। दोहरी न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि वहाँ पर केंद्र को भी शक्ति प्रदान की गई है प्लस राज्य को भी शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र अपने में सर्वोच्च होता है और राज्य अपने में सर्वोच्च होता है। यानी केंद्र कोई कानून बनाता है तो वहाँ पे राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राज्य कोई कानून बनाता है तो वहाँ पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो ये भी सीधे पूछ लिया जाता है कि दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान। नेक्स्ट अगला समझते हैं नागरिकता का प्रावधान। देखिए भारत में अगर हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। देखिए ये यहाँ पर एकल नागरिकता जो है अपनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। अब ये देखिए एकल नागरिकता क्या होता है, एकल नागरिकता का मतलब आप भारत में किसी भी राज्य में रह रहे हों, आप भारत के सिर्फ नागरिक हैं, यानी यहाँ राज्यों के द्वारा आपको नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है, सिर्फ यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ही आपको नागरिकता प्रदान की जाती है, इसलिए भारत जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के द्वारा भी आपको नागरिकता प्रदान की जाती है और साथ साथ में वहाँ राज्यों के द्वारा भी आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसे आप कैलिफोर्निया, शिकागो, न्यूयॉर्क, अगर वहाँ के आप नागरिक हैं तो पहली बात आपको राज्यों के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट अगला हम देखिए यहाँ से पॉइंट समझते हैं। ये देखिए हमने इस पॉइंट पे चर्चा कर लिए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। देखिए भारतीय संविधान की जो है वो लोकसत्ता पर क्या है, आधारित है, इसीलिए हमारे ये संविधान की विशेषता है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक के साथ साथ में गणराज्य भी है। तो लोकतंत्रात्मक को आप अच्छे तरीके से प्रस्तावना में हमने इसको व्याख्यायित किया है, अगर आप वीडियो आप नहीं देखें तो आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। और गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो वंशानुगत ना होकर के प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, उसे गणराज्य कहा जाता है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। नेक्स्ट है ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। लास्ट पॉइंट बचा हुआ उसको भी हम देख लेते हैं और यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे देखिए मौलिकता का भी अधिकार कहा गया है और हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष को भी अपनाया गया है। यदि इन सभी शब्दों को अर्थ समझना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ मैंने प्रस्तावना में इन सभी शब्दों को मैंने बहुत अच्छे से जो है व्याख्यायित किया है। आगे देखिए हमारा भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी प्रदान करता है।
हमारा भारतीय संविधान कहता है यदि आपकी जैसे उस टाइम वोट डालने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये हमारा भारतीय संविधान विशेषता, पहली विशेषता ऐसा देता है कि जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार होगा तो साथ साथ में उसने जो है भारतीय संविधान ने संविधान लागू होते ही समय सभी जितने उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार थे सभी को जो है वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, यानी जितना युवा वर्ग है सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अब देखिए जो भारतीय संविधान बना है, देखिए कोई भी चीज़ अगर इंसानों के द्वारा बनाई जाती है तो वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां छूट जाती हैं। तो इसी के आधार पर संविधान की आलोचना भी की जाती है। इसकी हम आलोचना देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी आलोचना भी होती है। देखिए इसे उधार का थैला भी कहा जाता है, यानी इधर से लिया गया उधर से लिया गया तो और कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया, इसीलिए इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। ये संविधान की पहली आलोचना है। दूसरा है यह बहुत विशाल संविधान है। देखिए बहुत विशाल संविधान क्यों है, क्यों, इसके लिए थोड़ा आइए हम समझ लेते हैं कि ये भारत का संविधान इतना विशाल और इतना बड़ा संविधान क्यों है। देखिए इसमें जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर भारतीय संविधान राज्यों का, राज्य सरकार के लिए हो या राज्य सरकार के लिए हो, एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर राज्यों का कोई अलग नहीं बनाया गया, ना ही केंद्र का कोई अलग बनाया गया। जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान किया गया है, वहाँ पर राज्य का संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है, पर राज्य हो या केंद्र हो सभी का संविधान एक ही तैयार किया गया है। तो संविधान का बड़ा होना स्वाभाविक है। दूसरी बात है, हमारे देश में इतने जातीय, धर्म, सांस्कृतिक सभी को एक साथ लेकर के चलना, सभी को समाहित करके चलना, तो सभी के लिए प्रावधान करना, तो संविधान का थोड़ा बड़ा होना स्वाभाविक होता है। अब देखिए हम इसको तीसरी आलोचना समझते हैं। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये किसने कहा, तो ये सर आइवर जेनिंग्स एक है, इन्होंने जो है संविधान को क्या कहते हैं, ये वकीलों का स्वर्ग है। अगर संविधान के बारे में आपको जानना है तो आपको वकीलों पर डिपेंड होना पड़ेगा। इसमें वकीलों के लिए बहुत कुछ छोड़ रखा है, इसलिए इसने कहा है कि अगर संविधान को आप जानना है तो आपको वकीलों पर बहुत कुछ छोड़ रखा है, वकीलों पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। संविधान अस्पष्ट है, यानी इतना जटिल है, इसके सामान्य लोगों से ये समझ से क्या है, बाहर है, सामान्य लोगों से समझ से परे है। ये सामान्य लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, सामान्य लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। ये इतना अस्पष्ट है, इतना जटिल है कि इसको सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। यदि संविधान, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और यदि हाँ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।